हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं बी आर सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आपको इतिहास विषय में जिस वीडियो की प्रतीक्षा थी, आज मैं ऐसा वीडियो लाया हूं। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आज मैंने कक्षा 12 इतिहास के अध्याय 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाया हूं तथा जो आपके इतिहास के पाठ्यक्रम में जो पाठ हैं, उन सभी पाठों के मैं वीडियो बनाऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे इस चैनल पर इतिहास कक्षा 12 के जो वीडियो अपलोड होंगे, उन सबको आप अधिक से अधिक बार देखें, सुनें, उनके प्रश्नों को याद करें। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 95 से ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे। तो आप अपनी मेहनत बनाए रखें। मैं भी अपनी मेहनत कर रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए। तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो मेरा जैसा भी लगे, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं और प्रश्नों के जवाब भी देवें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। पहला प्रश्न, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन में 4 वेदों के नाम लिखे हुए हैं: अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो विद्यार्थियों, आपको पता चल गया होगा कि अथर्ववेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है साथियों, आपको बताना है कि अथर्ववेद की रचना किसने की है। अथर्ववेद की रचना किसने की है? दूसरा प्रश्न है, मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? या देखिए ऑप्शन में मैक्स मुलर, डी कौशाम्बी, अल मसूदी और अल बरूनी। तो यहाँ पर मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक का लेखक ऑप्शन नंबर स अल मसूदी था। दोस्तों, आपको बताना है कि अल मसूदी किस शासक के शासनकाल में भारत में आया था। चलिए तीसरा प्रश्न, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन में 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 130 ईस्वी। तो विद्यार्थियों, विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। आपको विद्यार्थियों बताना है कि गुप्त संवत कब व किसने चलाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो देखिए ऑप्शन में शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष और सूत्र। विद्यार्थी, आपको बता दूं कि कुल 6 वेदांग हैं, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष और सूत्र नहीं है। उसमें उपनिषद शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और कल्प, ये 6 वेदांग हैं। सूत्र कोई वेदांग नहीं है। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर है द सूत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्प तरु का लेखक कौन था? देखिए ऑप्शन में क्या क्या है: अ राजा भोज, ब गौतमीपुत्र सातकर्णी, स भास्कराचार्य और द बाणभट्ट। तो आपको पता लग चुका होगा विद्यार्थियों, युक्ति कल्प तरु का लेखक राजा भोज था। विद्यार्थी, आपको बताना है कि राजा भोज कहाँ के शासक थे। चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? ऋग्वेदिक काल में जो आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, तो ऑप्शन में ईरान, अफगानिस्तान, दुआ प्रदेश और सप्त सिंधु प्रदेश। तो ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश था। कौन सा प्रदेश था? सप्त सिंधु प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम
के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये ऑप्शन में लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो विशाल स्टेडियम के अवशेष विद्यार्थियों धोलावीरा में प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा गुजरात राज्य की सभ्यता थी। आपको विद्यार्थियों बताना है कि विशाल गोदीबाड़ा किस सभ्यता में प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न 8वां देखिए, यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता है? तो वैनसांग, इत्सिंग, फायान, सुंगयुन। तो यात्रियों का राजकुमार वैनसांग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वैनसांग। विद्यार्थी आपको बताना है कि वैनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? वैनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9वां, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 22, 10 या 4? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य से संबंधित हैं? भीमबेटका की गुफाएं आपको पता लग गया होगा विद्यार्थियों। देखिए ऑप्शन में कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो भीमबेटका की गुफाएं यानी मध्य प्रदेश राज्य में हैं। विद्यार्थी आपको बताना है अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य से संबंधित है? अजंता की। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11वां, प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित्र सोदरानंद किसके हैं? ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन में अश्वघोष, बाणभट्ट, वागपति, विल्हण। तो विद्यार्थियों प्रसिद्ध ये 2 ग्रंथ अश्वघोष के हैं। किसके हैं? अश्वघोष। विद्यार्थियों आपको यहाँ पर बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना का नाम लिखना है। ठीक है ना। नाम बताना है आपको। बाणभट्ट ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12वां, तारिक उल हिंद प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? यानी किसकी पुस्तक है ये? अल-बरूनी, अल-मसूदी, इब्न बतूता या सुलेमान? ठीक है ना। तो विद्यार्थियों तारिक उल हिंद अल-बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी है? अल-बरूनी। अब आपको बताना है कि सुलेमान नबी की वो प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसमें से पाल प्रत्यार शासकों के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 13वां, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसकी है? तो स्ट्रेबो, टॉलमी, प्लिनी, मेगास्थनीज। तो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका मेगास्थनीज की है। विद्यार्थियों आपको बताना है कि मेगास्थनीज किस शासक के काल में भारत में आया था? यानी कि ये किसका दूत था और किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14वां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अग्नि पुराण में भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो अग्नि पुराण में भारत को देखिए ऑप्शन में जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, शाल्मली द्वीप, लक्षद्वीप। तो साथियों अग्नि पुराण में भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। विद्यार्थी आपको बताना है कि जम्बूद्वीप यानी जो प्राचीन भारतीय साहित्य में कितने प्रकार के द्वीप थे? चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15, पुरातात्विक स्रोत के विभाजन में क्या शामिल नहीं है? अभिलेख, वंशावली, स्मारक भवन, शैलचित्र। तो विद्यार्थियों आपको पता लग चुका होगा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत वंशावलियों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वंशावलियाँ साहित्यिक स्रोत में आती हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नेक्स्ट, फुनान संस्कृति का निर्माण किसने किया? तो फुनान संस्कृति का निर्माण क्या था? कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने किया था। ठीक है ना, याद रखना कौंडिन्य। किस विद्वान ने मानव सभ्यता का उद्गम भारतवर्ष को माना था? तो मानव सभ्यता का उद्गम कर्नल अलकोट ने भारत को माना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अंकोरवाट के प्राचीन मंदिर किस देश में हैं? तो उस देश का नाम है कंबोडिया। कौन सा देश है? कंबोडिया। विद्यार्थी आपको बताना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क के जो सूर्य मंदिर हैं वो भारत के किस राज्य में हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपको बताना है कि ये भारत के किस राज्य में है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त। कौन सा शासक? गुप्त वंश का
तो समुद्रगुप्त जो शासक हैं उसको सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, उसके संगीत के प्रति रुचि को जो व्यक्त करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के अभिलेख किस भाषा में यानी किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो खरोष्टी व ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख लिखे हुए हैं। जैन साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? विद्यार्थियों, जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन कौन हैं? यानी त्रिपिटक क्या है बौद्ध धर्म में? तो बौद्ध धर्म में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक जो 3 ग्रंथ हैं इसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्राचीन तमिल साहित्य को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। चचनामा में किसका इतिहास मिलता है? विद्यार्थियों, चचनामा में सिंध का इतिहास मिलता है। किसका इतिहास मिलता है? सिंध का इतिहास। प्राचीन पुराण किसे माना जाता है? यानी 18 पुराण हैं, उससे सबसे जो प्राचीन पुराण कौन सा है वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब व किसने की? तो विद्यार्थियों 1861 में कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वंशावली क्या है? तो भारतीय इतिहास में वंश लेखन की परंपरा यानी किसी वंश के बारे में जो लिखने की जो परंपरा में उस लेखक ने हर जाति वर्ग के घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षिप्त में सृष्टि रचना से लेकर उसके पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक घटनाओं का जो वर्णन हस्तलिखित पोथियों में मिलता है उसे वंशावली कहा जाता है। ठीक है ना विद्यार्थियों, बहुत तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद करना आप। चलिए नेक्स्ट, शैल चित्रकला से आप क्या जानते हैं? तो मानव ने पर्वतीय एवं नदी घाटी क्षेत्र में गुफाओं, चट्टानों में बने प्राचीन आश्रय स्थलों की छतों, दीवारों पर तत्कालीन मानव द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित चित्रांकन किया है, जिन्हें शैल चित्र के नाम से जाना जाता है। यानी प्राचीन काल में मानव ने गुफाओं की दीवारों पर जो चित्रांकन जो किया गया, जो चित्र जो बनाए गए, उनको शैल चित्र के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 29वां, सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ पर सभ्यता दी हुई है और उन राज्यों से मिलान करना है कि कौन सी सभ्यता किस राज्य से बिलोंग करती हैं। तो धोलावीरा का संबंध विद्यार्थियों गुजरात से हैं। बनवाली का संबंध हरियाणा और रोपड़ पंजाब, रोपड़ का संबंध पंजाब से और पीलीभंगा का संबंध राजस्थान से हैं। ठीक है, तो एक बार पुनः देख लीजिए इन सभ्यताओं को, धोलावीरा गुजरात, बनवाली हरियाणा, रोपड़ पंजाब और पीलीभंगा राजस्थान। विद्यार्थियों राजस्थान में एक सभ्यता और भी प्राप्त हुई जिसका नाम था कालीबंगा। तो विद्यार्थी आपको बताना है कि इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बेमेल छांटिए, लेखक और उनकी रचनाओं के नाम लिखा हुआ है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? देखिए, कलहन, राजतरंगिणी बिल्कुल सही, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, विलहन, नवशशांक चरित और पद्मगुप्त मालविका का अग्निमित्र। ये विद्यार्थियों गलत हैं, क्योंकि पद्मगुप्त ने मालविका का अग्निमित्र की रचना नहीं की थी। मालविका का अग्निमित्र की रचना कालिदास ने की थी। विद्यार्थी आपको बताना है कि पद्मगुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो 30वें प्रश्न में जो ऑप्शन में उनको एक बार पुनः देख लीजिए, कलन, राजतरंगिणी बिल्कुल सही, कौटिल्य अर्थशास्त्र, विलहन, नवशशांक चरित और पद्मगुप्त मालविका अग्निमित्र की रचना नहीं है। ठीक है ना, कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता था। 31वां प्रश्न, कुछ ग्रंथ और उसके रचयिता का नाम है। व्रत कथा मंजरी विद्यार्थियों क्षेमेंद्र की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा रचित ग्रंथ हैं। तो इनका मिलान इस प्रकार करना था। देखिए पुनः एक बार देख लेते हैं, व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई,
वंश भास्कर, सूर्यमल मिशन और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें 32 क्या कह रहा है, सुमिलित कीजिए चंद्रगुप्त यानी कुछ शासक दिए हुए और उनके द्वारा निर्मित अभिलेख। तो कौन सा शासक ने किस अभिलेख का निर्माण करवाया है, देखते हैं। चंद्रगुप्त मेहरुल स्तंभलेख बिल्कुल सही। स्कंदगुप्त भीतरी अभिलेख या भीतरी अभिलेख बिल्कुल ये भी सही है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक ये भी। और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, यानी इनको सामने सामने मिलान करना है। अब प्रश्न संख्या 33, पाषाण युग पर टिप्पणी लिखिए। जो पत्थर का युग था जिसे पाषाण युग के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में बताना है। देखिए विद्यार्थियों, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में इसका समय विद्यार्थियों 20 लाख वर्ष पूर्व था और इसने मानव ने प्रथम बार पाषाणों के हथियार बनाए जो आकार में बड़े मोटे थे। ठीक है ना, जो भी हथियार जो औजार बनाए वो काफ़ी आकार में बड़े होते थे। मध्य पाषाण काल में पत्थरों का आकार छोटा होता गया और लघु आकार के कारण सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनने शुरू हो गए। इसका जो काल निर्धारण 12,000 वर्ष पूर्व का है। इस काल में मानव ने आखेटक यानी शिकार और खाद्य संग्रहण अवस्था में रहता था, यानी मानव शिकार करता था और कंदमूल फल को इकट्ठा करता था, भोजन इकट्ठा करता था और धीरे धीरे मानव पशुपालन की ओर भी अग्रसर हुआ। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में पशुपालन की तरफ मानव की रुचि बढ़ी। फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव पशुपालन और कृषि कार्य दोनों करने लगा। ठीक है ना। फिर मानव ने ऐसे उपकरण बनाए जो कृषि कार्य और पशुपालन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। जैसे कुछ उपकरणों के नाम दिए हुए यहाँ पर, कुल्हाड़ियाँ, वसूला, छिद्रित वृत्त, हथौड़ा, सिल्लोड, ओखली, ये जो उपकरण हैं जो मानव ने बनाए अपने कृषि कार्यों के लिए, पशुपालन में जिनका उपयोग किया जाता था। तो ये था पाषाण काल। विद्यार्थियों, मैंने इस वीडियो में प्रथम पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। आप इन्हें बार बार पढ़ें, ठीक है ना, याद करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 34वां क्या कह रहा है, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस कथन के संबंध में प्राचीन भारत के आर्थिक वैभव को रेखांकित करना है। यानी क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्या कारण थे, क्या रीजन थे, कौन कौन सी आर्थिक उपलब्धियाँ थी भारत में जिसके कारण सोने की चिड़िया कहा जाता था। देखिए, तो देखते हैं हम भारत की उन्नत कृषि कार्य के संबंध में। अनेक स्थानों पर प्राप्त अन्नागार यानी अन्न के भंडार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उत्पादन अच्छी मात्रा में होता था। उत्पादन से महानगरीय व्यवस्था का भी विकास हुआ। ठीक है ना। और उत्पादन में क्या क्या होता था, देखो, गेहूँ, जौ, मोटे अनाजों में ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा का उत्पादन होता था। कपास, खजूर, तिल और चावल का भी उत्पादन होता था। खेत की जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे मानव, और फसल की कटाई तांबे के हाशिए और पत्थर के फलक के द्वारा की जाती थी। यानी उन्नत कृषि कार्य होता था। फिर उद्योग व्यवसाय की स्थिति क्या थी उस काल में, देखिए, ताम्र उपकरण, ताम्र का मतलब है तांबे से बने उपकरण, जो मछली पकड़ने के कांटे, आरियां, तलवारें, दर्पण, छेनी, चाकू, भालाग्र बर्तन आदि मिले हैं। ऐसे भी तांबे के बर्तन मिले हैं। इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल में उद्योग व्यवसाय काफ़ी विकसित था। जो कांसे की जो प्रसिद्ध जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, इससे भी सिद्ध होता है कि मूर्ति निर्माण कला भी चरम अवस्था में थी। बैल, कुत्ते और पक्षियों की जो कलाकृति प्राप्त हुई है, धातु उद्योग अच्छी तरह से विकसित था। इससे ये सिद्ध होता है मिट्टी के बर्तन बनाने, आभूषण बनाने के भी उद्योग से परिचित है। और कताई बुनाई की तकुलियाँ और तकुए मिलने से पता चलता है कि वस्त्र उद्योग व्यापार भी काफ़ी प्राचीन काल में भारत में विकसित था। और क्या रीजन था, देखिए, व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था क्या थी। राजस्थान राज्य की गणेश्वर जो सभ्यता थी, वहाँ से तांबा, मैसूर से सोना, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, मनकों के लिए कीमती पत्थर गुजरात और महाराष्ट्र से मंगवाए जाते थे। वस्तु विनिमय और माप तोल की एक निश्चित व्यवस्था थी। बाट का आकार घनाकार था, गोलाकार था, और बाट के क्रम में यानी बाट
किस प्रकार के होते थे? तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 तक के होते थे। तो इन सभी के कारण प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर प्रकाश डाले। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सुव्यवस्थित नगरीय प्रणाली थी। कैसे, क्या क्या थी, देखिए पढ़ते हैं हम। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सुनियोजित नगर नियोजन यहाँ की प्रमुख विशेषता, यानी मेन विशेषता सुनियोजित नगर, नगरों को बहुत अच्छी तरह से उसको बसाया गया था। प्रत्येक नगर का जो ऊंचे जो चबूतरे वाला भाग था उसको गढ़ी कहते थे। क्या कहते थे? गढ़ी। और नीचे जो समतल मैदान होता था उसको नगर भाग। गढ़ी में राजा, पुरोहित और अन्य कर्मचारी व्यक्ति रहते थे और मोटी दीवार का परकोटा होता था। परकोटे की दीवार काफ़ी चौड़ी होती थी। जल निकासी की जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी उतनी विश्व में और भी कहीं किसी भी सभ्यता में नहीं मिली है। प्रत्येक घर में 3-4 कक्ष, स्नानागार, शौचालय, पाठशाला, कुआं होता था। मध्य में आंगन होता था। और देखिए नालियों को जोड़ने के में प्लास्टर में मिट्टी और जिप्सम का प्रयोग करते थे। देखिए कितनी विकसित नगरीय व्यवस्था थी। बड़ी नालियां और नालियों के बीच में चैम्बर थे, यानी शौचकर थे, यानी उस कचरे इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा खड्डा बना दिया जाता था, फिर उनकी साफ सफाई करके कूड़ा करकट निकाल दिया जाता था। कालीगंगा की सड़कें 1:8, 3:6, 5:4 व 4.2 मीटर चौड़ी होती थी। यानी 1.8, 3.6, 5.4 व 7.2 मीटर चौड़ी होती थी। बड़ी ईंटों की आकृति का अनुपात 4:2, 2:1 था, यानी 4:2:1। नगर में एक दूसरे को संपर्क काटती हुई चौड़ी सड़कें भी होती थी। इसकी चौड़ाई 9 से 14 फीट थी। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को एक सुनियोजित नगरीय सभ्यता कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट 36 प्रश्न संख्या 36वां, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की विशेषता बताइए। तो सामाजिक जीवन कैसा था वहाँ का? देख, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो 4 वर्गों में डिवाइड था। कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग, यानी किसान वर्ग। कितने वर्गों में विभाजित था? 4। कौन कौन से? कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग, यानी किसान वर्ग। और शासक और महत्वपूर्ण कर्मचारी गढ़ी में रहते थे, यानी जो मुख्य जो राजा थे, पुरोहित थे, वो सभी गढ़ी में रहते थे। जो नगर भाग था उसमें अन्य लोग रहते थे। समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार को ही माना जाता था। मातृदेवी की मूर्तियाँ हैं वो काफ़ी प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में। इससे हमें सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी में समाज में नारी सभ्यता, यानी नारी का महत्व अधिक था। परिवार की मातृसत्तात्मक होने की हमें जानकारी मिलती है, यानी परिवार में महिला का मुख्य होने की भी जानकारी प्राप्त होती हैं। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। मनकों द्वारा बने यहाँ के आभूषण काफ़ी प्रसिद्ध थे। आखेट व संगीत के भी सिंधु सभ्यता के लोग शौकीन थे, यानी शिकार भी करते थे और संगीत सुनने के भी काफ़ी शौकीन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 37, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। प्राचीन काल में भारतीय इतिहास में साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होती है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, ये पॉइंट्स विद्यार्थियों देखो, आपको सभी ये प्रश्न बहुत अति महत्वपूर्ण हैं, 2 बड़े, इनको आपको मैं केवल पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ और बाद में मैं इसका समझा रहा हूँ, आप समझें इसको। तो आपको ये परीक्षा में आ जाए तो इसमें पॉइंट लिखने हैं। धार्मिक साहित्य, धार्मिक में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण। इसके पश्चात देखें आगे वंशावली इतिहास के स्रोत में, ये सभी साहित्यिक स्रोत हैं। चलिए इसके बारे में एक एक आपको बताता हूँ कि धार्मिक साहित्य देखिए, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, कौन से ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से वेद आएंगे? और वेद कितने थे? 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा था विद्यार्थियों? ऋग्वेद था, ठीक है ना। और ऋग्वेद में ऋचाओं के माध्यम से देवताओं की स्तुति की गई है। उसके बाद यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है। और सामवेद में आर्य द्वारा गाई हुई
गई जाने वाली कुछ सामग्री प्राप्त होती हैं। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषध प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र की जानकारी हमें अथर्ववेद में मिलती है। इसके बाद इस काल में यानी ब्राह्मण साहित्य में वेदांगों की भी रचना हुई। वेदांग 6 थे: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक है ना। इसके बाद इसमें पुराण भी रचे गए। कुल पुराण कितने थे? 18। इसमें सबसे मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है। तो ब्राह्मण साहित्य में आपको इतना लिखना है। उसके बाद बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक ग्रंथ आते हैं, जो पूर्व में मैंने आपको बता दिए। त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है ना, इनको त्रिपिटक के नाम से भी जाना जाता था। बौद्ध धर्म में दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो जातक ग्रंथ हैं, और जातक ग्रंथ में गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का विवरण मिलता है, जिसके माध्यम से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जातक ग्रंथों की कुल संख्या है 549 है। कितनी है? 549। ठीक है ना। और पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी बौद्ध साहित्य की रचना की गई। अब नेक्स्ट है जैन साहित्य। कौन साहित्य? जैन साहित्य। और जैन साहित्य में आगम सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? आगम। ठीक है ना। और इनकी जो रचना है वो 4वीं शताब्दी, कब से? 4वीं शताब्दी से पूर्व से 6वीं शताब्दी के लंबे समय में विभिन्न जो धार्मिक जो संगतियाँ हुई थी और व्यक्तियों के माध्यम से आगमों की रचना हुई। जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में लिखा गया। और यहाँ पर कुछ अन्य ग्रंथ हैं, जैसे जैन साहित्य में कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं। ये अब विद्यार्थियों आ रहा है धर्मेतर साहित्य। कौन साहित्य आ रहा है? धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथों में आएंगे कलहण की राजतरंगिणी, जो विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसकी रचना 1150 ईस्वी में की गई थी। और इसमें प्राचीन समय में 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास है। यानी प्राचीन समय से लगाकर 12वीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है। इसके अलावा ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बाणभट्ट का हर्षचरित, वागपट का गौडवहो, विल्हन का विक्रमांक देव चरित, जयसिंह का कुमारपाल, नयचंद का हमीर महाकाव्य, ये सभी जो ग्रंथ हैं ये सभी ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। अब है विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। विशुद्ध साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत विद्यार्थियों पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविका अग्निमित्र, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्र का मृच्छकटिकम, ज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, कामंद का नीतिसार, ये जो सभी ग्रंथ हैं ये विशुद्ध साहित्य ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं। क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत जो क्षेत्रीय भाषा में जो जिन साहित्य की जो रचना की गई वो क्षेत्रीय साहित्य है। ठीक है ना। इस जैसे तमिल साहित्य में संगम साहित्य कहलाता है। इस साहित्य के प्रणेता अगस्त्य ऋषि थे। इसी प्रकार राजस्थानी भाषा में जैसे चंद्रबरदई का पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कान्हड़देव प्रबंध, बिट्टू सुजा का राव जैत शिरो छंद, सूर्यल मिशन का वंश भास्कर, तो ये सभी जो ग्रंथ हैं वो क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब विदेशी विवरण के अंतर्गत विद्यार्थियों विदेशी यात्री आए, जैसे यूनानी, चीनी, तिब्बती जो यात्री आए, उन यात्रियों ने भारत के बारे में जो यात्रा की, भारत के बारे में जो लिखा, उन सभी के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर हमने एक यूनानी राजदूत मैगस्थनीज के बारे में पढ़ा, जिसने इंडिका ग्रंथ की रचना की, और उसमें काफ़ी उस समय की जो मौर्य प्रशासन और समाज की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं। इसके पश्चात जो चीनी यात्री फायान, चुंगयुन, वेंसांग, इत्सिंग जो आए, इन्होंने भी यहाँ पर जो विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और तत्कालीन समाज की स्थिति के बारे में भी लिखा। और तिब्बती यात्री, अरब यात्री जैसे अल-मशहूदी आया, उसने अपनी पुस्तक मिलाश ऑफ गोल्ड में भारत का विवरण दिया। ठीक है ना। तो ये सभी जो विदेशी विवरण हैं, इससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं। ठीक है ना विद्यार्थियों। तो अब है साहित्यिक स्रोत में वंशावलियाँ।
यानी वंशावलियों के माध्यम से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। वंशावली लेखकों में बड़वा, जागा, रावजी, भाट, बारोट ये सभी लोग थे जो वंश लेखन का काम करते थे और उस समय में उस वंश की सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती हैं। तो ये था साहित्यिक स्रोत। अब अंतिम प्रश्न है विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत पर टिप्पणी लिखें। ठीक है ना। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में पुरातात्विक स्रोत में 6 भागों में विभाजित किया है, जिसमें अभिलेख में शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख, ताम्र अभिलेख आते हैं। तो शिलालेख का मतलब पत्थर पर जो लेख लिखे गए वो शिलालेख, जो स्तंभ पर दीवारों पर जो लेख लिखे गए वो स्तंभलेख, जो गुफाओं की दीवारों पर जो लेख लिखे गए वो गुहालेख, और मूर्तियों पर जो लेख लिखे गए वो मूर्तिलेख, और ताम्र पत्र पर जो लेख लिखे गए वो ताम्र पत्र अभिलेख कहलाए हैं। तो अभिलेखों के माध्यम से भी हमें ऐतिहासिक प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती हैं। अभिलेख में जैसे हम अशोक के अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इन सभी से हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। अब है नेक्स्ट है उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन से प्राप्त अवशेष में सबसे पहले जैसे वहाँ जो सभ्यताओं का जो खनन किया गया उसमें औजार प्राप्त हुए, और औजार और मिट्टी के जो बर्तन हैं उन सभी से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उत्खनन में हमें सड़कें प्राप्त हुई, नालियाँ, भवन, तांबे, कांसे की सामग्री, औजार, बर्तन, आभूषण जो भी प्राप्त हुए, तो उस समय की तत्कालीन सामाजिक स्थिति का हमें जानकारी प्राप्त सभी जानकारी प्राप्त होती हैं। सिक्के, मुद्राएं और मोहरें। सिक्के, मुद्राएं और मोहरें भी शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों, कला, शासक की रुचि आदि के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है सिक्के, मुद्रा और मोहरों के माध्यम से भी। जैसे एक सिक्के पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है, इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त की संगीत के प्रति रुचि थी। ठीक है ना। अब जैसे राजस्थान की बयाना व जोगलथम्बी में सिक्कों का जो ढेर मिला है, तो जोगलथम्बी के सिक्कों से शक सातवाहन संघर्ष की जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद स्मारक के अंतर्गत भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष है, जैसे स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग, भवन सभी शामिल होते हैं, और ये भी हमें उस समय की कला, संस्कृति और राजनीतिक जीवन की जानकारी देते हैं। मूर्तियाँ व मंदिर। मूर्ति और मंदिर से भी हमें जैसे अनेक प्रकार की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, टेराकोटा की जो कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है, तो हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की ये जानकारी प्राप्त होती है। शैल चित्रकला, यानी जो गुफाओं की दीवारों पर जो चित्रांकन किया गया उसको शैल चित्रकला कहते हैं। उन शैल चित्रकला के माध्यम से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती हैं। ठीक है। तो ये विद्यार्थियों थे इस पहले पाठ, इतिहास के पहले पाठ भारत का वैभवपूर्ण अतीत के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। विद्यार्थियों अपने बार बार पढ़ें और इस वीडियो को सुने, याद करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको, ये पहला जो पाठ है, याद करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है। ये वीडियो विद्यार्थी आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में दें, ताकि मैं प्रेरित होकर नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। तो नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।